नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम, आप सबको पता है कि सागर जिला में है आजकल, और सागर जिला में चल रहे हैं नगर निगम के चुनाव। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है संगीता सुशील तिवारी को, और संगीता सुशील तिवारी को लेकर सागर के जो विधायक हैं या जो सागर से मंत्री हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में, तमाम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो BD शर्मा आए, और जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, पहले अध्यक्ष भी रह चुके, वे भी आए। मुकेश तिवारी अभिनेता हैं, यानी जा कह सकते अपन कि राजनेता की मंचन पे दो अभिनेता नजर आए आज। और हमारे संगे आज बात करवे के लाना है बुंदेली वार्ता में नगर विधायक सागर से जैन साहब, शैलन जैन साहब हैं। सब लोग जानते हैं सागर के भाई से। बहुत बहुत नमस्कार। राम राम भैया जी। बुंदेली वार्ता के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सागर की जनता को नमस्कार करता हम विधायक जी, जैसे एक बार फिर से सागर की जनता को शहर की सरकार चुनने को मौका मिलो, आपने अपनो दमदार दावेदार दामदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारो है भारतीय जनता पार्टी में। तो कांग्रेस ने भी आप ही के परिवार से, आपके भैया हैं जो भाभी हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारो है। तो सबसे पहले सब लोगों की सवालन की तरह हम इनको वही सवाल है कि का धर्म संकट है और क्या लग रहा हो आपको? धर्म संकट शुरू के एक दिन मेरे मन में, मस्तिष्क में था। हाँ। लेकिन धर्म संकट जो है वो एकदम दूर किया, क्योंकि हम जिस राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, जब उस दल के साथ जुड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे इस दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन में हम काम कर रहे हैं, तो हमने शपथ ली थी कि राष्ट्र का निर्माण, अपने विधानसभा के जो बृहद परिवार है उसके कल्याण के लिए हमें सोचना, हमें काम करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये चार दीवारी वाला परिवार जो है वो उस लक्ष्य के आगे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है जिस दल के साथ है, और जिस दल ने मुझे एक बार नहीं 3 बार सागर नगर में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, सागर की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं सागर की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, मेरे दल के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। इस कारण से ये जो विषय हैं पारिवारिक, ये विषयों से ऊपर उठ के और राजधर्म का पालन करने का निश्चय है मेरा, और उस निश्चय को अमल में लाएंगे। और एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो कुछ भी संभव होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, महापौर को, जो हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, सबको जिताना ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा राजधर्म है, उसका पालन मैं कर रहा हूँ। आपने प्रयास किया है समझाने का, पहले टिकट के पहले या टिकट के बाद कोई बात हुई, कोशिश की आपने एक बार? जब तक उनका टिकट नहीं हुआ था तब तक हमारी वार्ता हो रही थी। मैंने उन्हें अपना अभीष्ट बहुत स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक रूप से, चूँकि परिवार के वो सदस्य हैं, इस नाते जो कुछ भी हम लोगों का परस्पर सहयोग है वो रहता है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी कोई मदद करने की मैं स्थिति में नहीं होऊंगा, ये मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था। और उन्हें ये भी बताया था कि उनका ये निर्णय इस समय परिस्थिति काल के हिसाब से उचित नहीं है, और इस समय जबकि सारी देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में विश्वास का भाव है, एक बड़े आदर श्रद्धा के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ वो भारतीय जनता पार्टी उनके जनप्रतिनिधियों की ओर देख रही है, तो ये हम सबका दायित्व होना चाहिए कि सागर नगर के विकास के लिए, सागर नगर के कल्याण के लिए, क्योंकि यही परिवार है जिसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, तो उनके कल्याण का विषय ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और
उस उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना होगा। सागर नगर में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोई लाभ नहीं मिल सकता आपके जरिए, उन्हें पारिवारिक जो संबंध है वो बने रहेंगे, सीधी सी बात ये है। जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक हमारा अभी उनके साथ संवाद भी नहीं है और ना उन्होंने संवाद स्थापित करने की चेष्टा की, ना मैंने स्थापित करने की चेष्टा की। मेरे पास तो कोई कारण नहीं था। अब हमारा पहले दिन से ये लक्ष्य निश्चित है, जो मैंने आपको अभी स्पष्ट किया। इस नाते राजनीतिक रूप से कोई उनको से लाभ मिल पाएगा ऐसा कोई कारण मैं देखता नहीं हूँ। विधायक जी, हम लोग करते क्या हैं इस चैनल पे, जो भी नया जनप्रतिनिधि आता है मूल रूप से हम लोग जनता और जनप्रतिनिधि का जो आपस में तालमेल है उसको बनाए रखने के लिए जनता से भी बात करते हैं और जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बुंदेली वार्ता की जो ऑडियंस है वो मूल रूप से बुंदेलखंड की है, अधिकतर जो ऑडियंस है वो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की है। ऐसे में विधायक जी का सफ़र जानना चाहेंगे, शुरुआती राजनीतिक दौर क्या रहा आपका, कहाँ से राजनीति शुरू करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, 3 बार विधायक बने हैं सागर के। राजनीतिक सफ़र मैंने शुरू किया 1992 में जी। और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे श्रद्धेय सुंदरलाल जी पटवा, उनके समक्ष हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। उसके पहले मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका स्वयंसेवक के नाते शाखा में आना जाना होता था मेरा, और उनकी विचारधारा से मेरा शुरू से ही लगाव, संघ परिवार से शुरू से, संघ परिवार से मेरा शुरू से ही लगाव था। उनके प्रति जिस तरह का देश हित में वो काम कर रही है संस्था, उसके लिए मेरा उनके लिए बड़ा आदर का भाव था। राजनीति में 1992 में आया और 1992 से लगातार संगठन के विभिन्न पदों पे रहा। जिले के पहले शुरुआती दौर में युवा मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। उस समय तत्कालीन युवा मोर्चे के अध्यक्ष होते थे सम्मानीय जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। संभागीय प्रवक्ता के रूप में, जिले के उपाध्यक्ष के रूप में, जिले के कोषाध्यक्ष के रूप में विभिन्न दायित्व का हमने निर्वहन किया। जिलाध्यक्ष 2006 में मुझे पार्टी ने मेन बॉडी भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष, मैंने 3 वर्ष तक जिलाध्यक्ष के नाते संगठन की सेवा की और 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सागर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रत्याशी निश्चित किया। सागर की जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का और सागर की जनता का, सागर के परिजन का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर देके और सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद लगातार 2013 में, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगातार मौका दिया, सागर की जनता ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया और जैसे जैसे सागर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता गया, सागर की जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरे उत्तरदायित्व में, मेरे कर्तव्य में और भी इजाफा होता गया और शनै शनै मैंने पूर्णकालिक के रूप में सेवा करने का संकल्प लिया। कोई व्यवसाय में करता नहीं हूँ और एक ही लक्ष्य लेके मैं काम कर रहा हूँ। वो लक्ष्य है कि सागर की जनता ने जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ मुझे लगातार 3 बार विधायक बनाया है, पार्टी ने जिस तरह का विश्वास के साथ मुझे दायित्व दिया है, उनके विश्वास पे खरा उतरूं और मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य कभी जीवन में ना हो जिससे सागर की जनता को परेशानी हो, सागर की जनता के अपेक्षा के विपरीत हो या पार्टी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ कोई काम।
विधायक जी, 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आपको प्रत्याशी बनाया, यहाँ से आप जीते भी, जनता ने भरपूर सहयोग किया आपका। बिल्कुल। 2008 में क्या था सागर में, और आप जब 3 बार लगातार विधायक रहे, क्या बदलाव देखते हैं इस सफ़र में एज अ विधायक? हाँ, इस सफ़र में बहुत नए मुकाम देखे हैं, बहुत नए निर्माण के, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। और मैं समझता हूँ कि अपने कार्यों का बखान करना खुद के मुंह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मोटे मोटे काम जिससे सागर में एक परिवर्तन आया हो। सागर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो है उसकी शुरुआत हुई है, और अभी वो कुछ कार्य पूर्ण हुए हैं, कुछ कार्य शैशवावस्था में हैं। लेकिन मैं ये बड़ा विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि 1.5 वर्ष के अंदर जब अगले विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर 2023 में, उस समय तक सागर में ये जो कुछ भी बदलाव अपेक्षित हैं, जो भी बदलाव होने वाले हैं, जो निर्माण कार्य होने वाले हैं, जो विकास के कार्य होने वाले हैं, सागर की कायाकल्प हो जाएगी। और सागर जो पिछड़ेपन का एक कलंक लेके चल रहा था, वो कलंक का टीका मिटा के सागर को एक विकसित शहर के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। और इन तमाम चीज़ों का उल्लेख मैं स्वयं अपने मुंह से नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब 1.5 वर्ष पश्चात सागर में विधानसभा का चुनाव हो, तो सागर की जनता को स्वयं ये सारा परिवर्तन जो है स्वयं दिखाई देना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, उसका लाभ। 1.5 साल में बदलाव होगा, जो काम चल रहे हैं, कार्य प्रगति पे हैं सागर में स्मार्ट सिटी के तहत। विधानसभा चुनाव आते आते पूरे हो जाएंगे आपके हिसाब से, लेकिन अभी जो अधूरे पड़े हैं उसका असर इस नगर निगम के चुनाव में, महापौर के चुनाव में पड़ सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना निजी मकान भी बनाता है, एक निजी मकान, तो उसके पड़ोसी उससे नाराज़ हो जाते हैं, पड़ोसी दुखी हो जाते हैं। धूल उड़ रही है, डिसमेंटलिंग हो रही है, नए निर्माण के लिए विसर्जन हो रहा है, तो नए निर्माण का और पुराने उसको ठीक करने में जो एक प्रसव पीड़ा होती है, उस पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है। परिवार के सदस्यों को, उस घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों को तकलीफ़ होती है, और पड़ोसियों को, आने जाने वालों को, सबको परेशानी होती है। जब एक मकान बनाने में इतना कष्ट होता है, तो आप समझ लीजिए कि संपूर्ण नगर के कायाकल्प की जो योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को एक साथ हमने शुरू किया है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। ये योजना जो स्मार्ट सिटी की योजना है, वो एक निश्चित समय में पूर्ण होना है। समस्या यहाँ आई कि हमें स्मार्ट सिटी के रूप में अंतिम समय में शामिल किया गया, तो काम करने का जो टाइम स्पैन है वो मुझे कम मिला। इस कम समय में हमें ऑप्टिमम काम करना है। मुझे संतोष इस बात को लेके है कि 900-950 करोड़ रुपए के कार्यों का जिसकी स्वीकृति हमें मिली, उसमें से 100% कामों के टेंडर करके उनके वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं, और कोई भी एक भी पैसा हमारा स्मार्ट सिटी में लैप्स नहीं होने पाया। ये एक बड़ा विषय है। दूसरा विषय ये है कि जितनी विविधताओं वाले काम हमने सागर नगर में शुरू किए हैं, पूरे देश की 100 शहरों में भी इतनी विविधताएं कामों में नहीं होंगी। जो हमारी आवश्यकताएं थी, जो हमारी सागर की जनता जिन चीज़ों के प्राथमिकताएं तय की, उन्हीं कामों को हमने लिया है। तो इन तमाम कामों में सागर की जनता का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है मिला हमें। हमने उनसे जब भी उनकी सुझावों के माध्यम से, उनकी आवश्यकताओं के माध्यम से जब भी उनसे वो सुझाव मांगे, सागर की जनता ने जो सुझाव दिए
उस आधार पे हमने कार्यों का चयन किया। तो मैं समझता हूँ कि विविधता के मामले में सागर के कामों का राष्ट्रीय स्तर पे अनेक बार सम्मान हुआ है, अनेक बार उनको पुरस्कार मिले हैं। और एक सड़क जो स्मार्ट सिटी के द्वारा पहली सड़क बनाई गई, लोकार्पित हुई, वो सागर विश्वविद्यालय की सड़क है। आप रात को कभी विश्वविद्यालय वाली सड़क पे जाके देखेंगे तो लगता है कि एक गर्व का अनुभव होता है कि एक सुंदर सड़क, एक व्यवस्थित सड़क, गौर साहब के ऐसी तमाम और सड़कें हैं जो वो कब बन जाएंगी? 45 सड़कें हैं जी। बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं जी। और हर महीने, अब मैं मान के चलता हूँ कि जुलाई के महीने से हम सड़कों को लोकार्पित करना शुरू करेंगे। सिविल लाइन से लेके तिली तक बहुत लंबी सड़क है वो, उसको 4 लेन बना दिया। सागर शहर के अंदर कोई सड़क 4 लेन बने, ये कल्पना लोगों को कभी थी नहीं, लेकिन हमने 4 लेन सड़क बनाई क्योंकि सर्वाधिक ट्रैफिक वाली वो सड़क है। उसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, वो कार्य हम 1 महीने के अंदर पूर्ण कर लेंगे। अभी 1 महीने में? 1 महीने के अंदर। दूसरी सड़क है बस स्टैंड से लेके तिली चौराहे तक, उसका निर्माण कार्य चालू है। उस निर्माण में अधिकतम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के अंदर वो निर्माण कार्य पूर्ण। वो सड़क भी सकरी सड़क थी, उसी सड़क से हम मेडिकल कॉलेज जाते थे, उसी सड़क से हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते थे। ट्रैफिक जैम, ये वो, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए उस सड़क का निर्माण किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण सड़क है संजय ड्राइव। संजय ड्राइव की सड़क क्या थी? पगडंडी थी। उसको पर्याप्त चौड़ा करके और हम निर्माण कार्य चल रहा है। सागर की जनता ने इन निर्माण कार्यों के प्रति समर्पण का जो भाव दिखाया है, उन्होंने अपनी निजी भूमि सड़कों के निर्माण के लिए दे दी। 1 पैसे का मुआवजा आज तक सागर की जनता ने मांगा नहीं। आप कल्पना कीजिए, सागर की जनता, जो सागर इज नोन फॉर दानवीर, तो दानवीरों के शहर में जो गौर साहब की परंपरा थी या अन्य लोग, वो परंपरा का निर्वहन सागर की जनता ने किया और अपनी निजी भूमि उस कार्य के लिए दी। मैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ। की बात चल रही है तो स्मार्ट सिटी में अभी कांग्रेस प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले। उनका कहना ये है कि जो 60,000 ट्रक मिट्टी निकालने की बात की जा रही है, वो 60,000 ट्रक डाले कहाँ हैं? आप इसका सोशल ऑडिट करा लीजिए, आप इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट करा लीजिए। मैं पूरे इन्हीं के शिकायतों पे इस पूरी की पूरी परियोजना का मूल्यांकन किया गया। डीसिल्टिंग कितनी हुई और कितना भुगतान किया गया, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बन के इंडिपेंडेंट एजेंसी से सब लोगों के सामने है। कल्पना लोगों को ये नहीं है, मैं किसी का नाम लेके आलोचना नहीं करना चाहता, कल्पना लोगों को ये नहीं है कि सागर के तालाब में काम क्या होना था। 0.9 मीटर डीसिल्टिंग होनी थी। 0.9 मीटर कम से अराउंड 3 फीट। 3 फीट की डीसिल्टिंग का टोटल वॉल्यूम देख लिया जाए तो उससे ज़्यादा हम निकाल के डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। सागर के तालाब में सिर्फ चकरा घाट का उतना पोर्शन जो हमेशा दलदल वाला है, क्योंकि उसमें डिस्चार्ज बहुत होता है, पानी का भराव बना रहा है हमेशा। अंतिम कोशिश मैंने स्वयं अपने सामने की थी। मैंने कहा कि उसकी डीसिल्टिंग करने के लिए हम स्वयं उपस्थित होंगे। मशीन वहाँ डाली गई और मशीन को मैंने दलदल में ऐसे फंसते देखा और वो ऑपरेटर जो है उसकी जान पे बन पाई और हम लोगों ने उसके जैसी मशीन के कांच शीशे तोड़ के उस ऑपरेटर को निकाला, नहीं तो उसकी जल समाधि हो जाती। तो इस वजह से वहाँ नहीं हो पाया। सिर्फ उतना पोर्शन बचा है, बाकी 90% पोर्शन में डीसिल्टिंग हो गई। 45 नाले, गंदे नाले जो उसमें मिलते थे, उन सब नालों का टैपिंग करके अब जो भी पानी आप यहाँ से जाइए, सबसे पहले तालाब चले जाइए और वहाँ का पानी का सैंपल लेके
उसमें देखिएगा कि उसमें क्या कोई गंदगी है। अभी जो पानी भरा हुआ है उसमें ऊपर से आप कॉइन डालिए, आपको वो कॉइन लहराता हुआ नीचे तक दिखाई देगा, दिखाई साफ है पानी। वो इसलिए है कि 45 नालों की टैपिंग करना कोई जोक नहीं था, कोई मजाक नहीं था जी। वो किया हमने। उसी जो पूरा अपन ने पाइप डाला है जहाँ टैपिंग की हुई है, उसी के ऊपर 4.5 किलोमीटर लंबा पाथवे का निर्माण कार्य चल रहा है, घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है। मानसून के पहले के निर्माण कार्य तालाब के पूर्ण कर लिए गए हैं, पिचिंग का काम पूर्ण कर लिया है, घाट का काम पूर्ण कर लिया गया है। और जो मोंगा बधान है, आप जाइए मोंगा बधान की तस्वीर लोगों को दिखाइए, मोंगा बधान का हाइड्रोलिक गेट कंप्लीट होके लग चुका है। अब इसके बावजूद भी कोई मुझ पे आक्षेप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के कामों पे आलोचना करे, तो सागर की जनता के सामने सारा विषय आने वाला है। उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, सारे लोगों के सामने सारी चीज़ें आने वाली हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर का काम जिस गति से चल रहा है, सागर को 6 महीने के अंदर एलिवेटेड कॉरिडोर मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर सागर का तालाब हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ तालाबों में जो 10 तालाब होंगे उसमें से एक होगा। इतना सुंदर स्थान, पर्यटक तालाबों की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। कल जब 1.5 घंटे बारिश होती है, दैनिक भास्कर की यहाँ का माना हुआ एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट है 1.5 घंटे की बारिश में यहाँ सागर की आधा दर्जन जो कॉलोनी है उनमें 3 से 4 फीट पानी भर गया। यादव कॉलोनी हो या और भी तमाम तहसीली का एरिया हो, यहाँ इसको आप कैसे देखते हैं भाई जी? पहले नंबर चीज जी, अभी जब निर्माण कार्य चल रहे हैं, जगह जगह उसका मलमा, उसके अन्य जो वेस्ट मटेरियल है उसका उतना प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाया है, तो जगह जगह इस तरह का व्यवधान आया और निश्चित रूप से लोगों को परेशानी हुई। क्या कोई कांग्रेसी मित्र इन स्थानों पे जाके देखने भी गए होंगे? जी। कल रात को मैं वहाँ पे 12 बजे तक तहसीली में था, वहाँ पे जो इसके कारण थे उन कारणों का उन्मूलन कर रहा था। वो कार्य रात भर चलते रहे। हमने डाइवर्टेड नाला बनाने के लिए एक ड्रेन बनाने का काम रात को ही शुरू कर दिया था। आज दिन भर से उसमें काम चल रहे हैं। जिन व्यक्तियों के, जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, सुबह से 25 पटवारी जो हैं तहसीली में और किशोर न्यायालय पे डिप्यूट करके आकलन कर लिया गया है कि उनका कितना नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई है, उनके नुकसान की भरपाई मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार चुकता करेगी, उनको उनके विस्थापन का काम करेगी, उनको व्यवस्थित करने का काम करेगी। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये काम अगर पूर्व इससे जो मतदान होने वाला है कल या परसों मतदान, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये सब समस्याएं हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने सागर के विकास को अवरुद्ध किया है। जी। मैं सिर्फ राजनीतिक चश्मे से चीज़ें नहीं देखूंगा। मुझे सागर की जनता और सागर के विकास में रुचि है। सागर की जनता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। मुझे सागर को एक विकसित शहर के रूप में स्थापित करना है। तो मैं दिन रात एक ही काम में लगा हूँ कि सागर में निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो, गुणवत्तापूर्ण हो और उन निर्माण कार्यों को जनता तक पहुंचा पाऊं। आप विश्वासपूर्वक मैं आपको कहना चाहता हूं, सागर की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा। सागर की जनता मुझे समझती है, सागर की जनता का मुझ पर विश्वास है। कल जब मैं तहसीली में था तो माताएं बहनें आ गई, उन्होंने कहा भाई साहब ज़रा देखिए ये ऐसा। मैंने कहा बहन आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका भाई बैठा हूँ, मैं आपका। वो चुपचाप अपने घर चली गई क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास था कि मैं रात को भी वहाँ था और सुबह से सारे उनके विस्थापन संबंधी और जो उनके जो कठिनाई संबंधी जो निवारण था, वो सारे कामों की मॉनिटरिंग कर रहा था। तो इसी विश्वास के तहत
एक जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, एक प्रसव पीड़ा का दौर है, और इस प्रसव पीड़ा से एक बार जब हम निकल जाएंगे तो जो आनंद और सुख की प्राप्ति सागर के लोगों को होने वाली है, सागर की जनता का जो विश्वास है उसको टूटने नहीं दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। और जितने भी हमारे आलोचक हैं उन सबको जवाब हमारे काम देंगे। मुँह जबानी हम उन आलोचनाओं का जवाब देके मैं समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। विधायक जी, आलोचक से एक और चीज़ याद आई मुझे। एक आपके आलोचक मिले हमें तहसील में, तहसील है, कचहरी कहते हैं उसको, यहाँ के क्षेत्र का मुझे आइडिया है। वहाँ हम वकीलों से चर्चा कर रहे थे। वहाँ कहा गया कि जो खुरई से विधायक हैं, मंत्री जी हैं भूपेंद्र सिंह जी, या रहली विधानसभा से विधायक हैं गोपाल भार्गव जी, उनकी प्रशासन पर अच्छी पकड़ है। वो और विधायक नहीं है अकेले, हाँ, वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत कद्दावर मंत्री हैं। लेकिन आप देखिए कि सागर में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो क्या खुरई से, वहाँ रहली से, वहाँ गड़ाकोटा से, यहाँ इन सब से कोई कमतर है क्या? वही बता रहे थे वो। हम हैं, वही आरोप था कि विधायक जी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ रही है यहाँ के प्रशासन। सुनिए तो जी, विकास के कार्यों में जितने विकास के कार्य इन मंत्रियों के क्षेत्र में हुए होंगे या चल रहे होंगे, उससे कई गुना विकास के कार्य अकेले सागर में चल रहे हैं। इसकी सोशल ऑडिट आप करा लीजिए। आपके पास मैं श्वेत पत्र जारी करके बता सकता हूँ, जितनी सड़कों का निर्माण हम कर रहे हैं, इतनी सड़कें तो हमें लगता है जिले भर में नहीं बनी होंगी। सागर का बड़ा सौभाग्य है। देखो मैं बताऊं, सागर की जनता ने आपको 3 बार जिताया, 3 बार विधायक बनाया। हाँ, अब की बार फिर से चुनाव आएंगे 15 महीने बाद, जब तक सागर एकदम चकचका हो जाएगा, एकदम रेडी हो जाएगा स्मार्ट सिटी के तहत। बिल्कुल, अब की बार मंत्री भी बनाएगी सागर की जनता विधायक के साथ। सागर की जनता ने मुझे मंत्री से कम कभी आंका ही नहीं है जी। सागर की जनता का विश्वास हमने ऐसे नहीं जीता जी। मेरी हैट्रिक ऐसी नहीं लग गई। सागर की जनता का मुझ पर अगर विश्वास नहीं होता तो लगातार मुझे विजय नहीं मिलती। 2018 में जब 1 दर्जन मंत्री चुनाव हार गए थे, कितने सारे विधायक क्षेत्र रहे, हमारी बढ़त जो है वो डबल हो गई थी। 2013 में हम जितने मतों से जीते थे उससे 2 गुने से अधिक मतों से मैं जीता। तो आप कल्पना कीजिए सागर की जनता का विश्वास है मुझ पे। एक और बात जो चल रही है अंदर खाने में, हालांकि इसका कोई आंकड़ा नहीं है, फैक्ट नहीं है, अंदर ही अंदर चल रही है कि अब की बार विधायक जी के परिवार से महापौर का टिकट, वो यदि जीत गए तो विधायक जी का ही टिकट कट जाएगा। इसको आप कैसे देखिए, मैं कोई भविष्य, हालांकि इस पर मैं भी भरोसा नहीं करता, भविष्य वेत्ता नहीं हूँ, चर्चाएं चल रही हैं अंदर और मेरा कर्तव्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, सागर की जनता के प्रति है। जो मेरा कर्तव्य है, कहा गया है, भगवान किसने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें फल की चिंता नहीं करनी है, मुझे कर्तव्य करना है। मुझे 3 बार विधायक बनाया, ये मेरे लिए कम विषय वस्तु है क्या? इसके बाद भी हम इसकी अपेक्षा कि अब हमारा टिकट तो नहीं कट जाएगा, मुझे मंत्री बनने से कोई व्यवधान, ये सारा विषय मेरा नहीं है। मेरे पार्टी के अंदर मूल्यांकन करने की पद्धति है, और सबसे बड़ा मूल्यांकन तो सागर की या किसी भी विधानसभा की जनता है, वो मूल्यांकन करने वाली है। और मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने में कहीं कोई व्यवधान नहीं आता। एक विधायक के नाते मैं वो सारे काम कर पाता हूँ जो मुझे शायद मंत्री बनने के बाद नहीं कर पाए, शायद या नहीं कर पाए, उतने कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुझे किसी मंत्री से कमतर सम्मान देते हैं या कमतर आंकते हैं। सागर को जितनी सौगातें इस कालखंड में मिली हैं, मैं नहीं समझता कि आज तक के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने सागर के साथ इतना न्याय किया हो। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि सागर की जनता के साथ उन्हें न्याय किया, और मेरे साथ उनके संबंध बहुत
आत्मीय हैं जी। और जब कभी भी सागर का कोई भी विषय लेके मैं जाता हूँ उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया जी। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनेगी, जी। उसमें मेरी सहभागिता, उसमें मेरा समर्पण 100% रहेगा। ये परिवारवाद से ऊपर उठ के राजधर्म का पालन करते हुए मैं अपने कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठ होके स्थिर भाव के साथ भारतीय जनता आप पार्टी के साथ यहाँ था, हूँ और रहूँगा। महापौर के लिए भाजपा जो प्रत्याशी है कितने से जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये फिर मैं कह रहा हूँ कि इस सब का कुछ आइडिया नहीं आकलन लग रहा नहीं है? करता मैं। जी। जीत सुनिश्चित है, हमारी परिषद में प्रचंड बहुमत रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की महापौर निश्चित रूप से जीतने वाली है। शुरुआती दौर में ये बात अवश्य है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चयन में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में काफ़ी समय हो गया। जी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले घोषित कर दिया, हमें लगभग 15 दिन बाद घोषित किया पार्टी ने, जी। तो हमें उस पेज तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन आज हम बहुत विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी सागर नगर पालिक निगम में बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको निर्बाध गति से चलते रहने के लिए सागर की जनता, सागर में भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर क्यों होना चाहिए ये समझती है और सागर की जनता बहुत विवेकशील है, बुद्धिमान है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, वो अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं। वो सागर के विकास को ध्यान में रखते हुए अपना मत देंगे और सागर के साथ वो भी न्याय करेंगे, हम भी न्याय करेंगे। विधायक जी, हम अलग अलग जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं, एक बड़ा सवाल जो अपने यहाँ उभरता है, बुंदेलखंड एकीकरण को लेकर सागर विधायक की क्या राय है? बुंदेलखंड एक होना चाहिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मिला के, इस पे आपकी क्या राय है राजनीति से हटके? राजनीति से हटके आप पूछ रहे हैं, लेकिन राजनीति से हटके कैसे जवाब दिया जा सकता है? लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मूलभूत फर्क है। जिस तरह के लोगों के काम करने की शैली, जिस तरह के लोगों के जीवन शैली, सोचने की शैली जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से भिन्न है। तो मैं बड़ा मुश्किल सा काम होगा कि दोनों तरह के जीवन शैली वाले लोगों के बीच में उनको मिला के और एक नए राज्य की कल्पना की जाए, मुझे थोड़ा कठिन लगता है। और सामंजस्य कैसे बनेगा ये थोड़ा कठिन कार्य है। आपसे यदि सहमति मांगी जाए तो क्या आप देंगे या आपकी तरफ से मना है? मैंने अभी अभिव्यक्ति की है जी। बुंदेलखंड में, जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य के संसाधन इतने थे स्वयं के कि वो उसकी प्रॉस्पेरिटी जिस तरह से हुई, वहाँ झारखंड राज्य बना, झारखंड के नेचुरल सोर्सेज इतने ज़्यादा थे कि झारखंड ने बहुत प्रगति की। ऐसे विभिन्न राज्य जो नए अस्तित्व में आए, वहाँ उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के पास एक्सेस पानी और ये सारे, तो उनके पावर जनरेशन और इन सब मामले में उत्तराखंड बहुत एडवांस। बुंदेलखंड में इस तरह के संसाधनों का आधिक्य नहीं है। बुंदेलखंड सेल्फ सस्टेनेबल राज्य बने, ये निश्चित रूप से इसका अध्ययन होना चाहिए और विचार मंथन के पश्चात फिर कोई निर्णय होना चाहिए। आनंद फानन में राजनीतिक चश्मे से देख के और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति का
साधन ना बने बुंदेलखंड, जी बल्कि अगर उसकी कल्पना है तो अगर साकार रूप लेता है तो किस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, किस तरह के हमें फ़ायदे होंगे, ये तमाम चीज़ों का आकलन करके ही नया राज्य बनना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, बहुत बड़े बहुत विस्तार से धन्यवाद। चर्चा की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुंदेली वार्ता के जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जी उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सब आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने मेरे विचारों को अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का कार्य बहुत किया। बहुत